हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का। अब इसमें हम लोग देखना था क्या, मेरे को देखना ये था कि जो सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व करना था, लेकिन हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक हमारा ओम स्लो था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा होगा स्क्रीन पे कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है, ठीक है। पहले 2-3 प्रॉब्लम्स था, उसके रिलेटेड हम कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे जो चैप्टर्स होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, जो ओम्स लॉ में जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है। जब सबसे पहले आते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन क्या है, ए करेंट ऑफ 3 एम्पियर इज कंज्यूम्ड बाई ए लाइट फॉर 5 मिनट्स। कहता है क्या, किसी भी लाइट के द्वारा 3 एम्पियर का करंट पास किया गया है, कितने देर तक, 5 मिनट तक। तो बताना यह है कि उससे कितना चार्ज फ्लो किया गया, मतलब उस सर्किट से कितना चार्ज फ्लो किया गया, यही हमारे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन बनाने का यहाँ हम सिंपल तरीका, कोई भी कहीं पे गैपिंग नहीं मारेंगे हम, ठीक है। एक एक छोटा छोटा पॉइंट आप जीरो से आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। फिजिक्स बिल्कुल ईजी होता है ना, बिल्कुल यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए सॉल्यूशन में जैसे देखते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन, जैसे मैथ बनाते हैं ना, मैथ के तरह ही फिजिक्स को डील कीजिए, क्योंकि हमको पता है क्या कि फिजिक्स से मैथ है, मैथ से फिजिक्स नहीं, ठीक है। चलिए गिवन में क्या है, सबसे पहला दिया गया क्या हमारे पास, करेंट है, ठीक है। तो करेंट लिख देते हैं हम लोग, करेंट इज इक्वस टू 3 एम्पियर। उसके बाद टाइम कितना है, 5 मिनट, टाइम इज इक्वस टू 5 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे, तो हमको यूनिट में, यूनिट यहाँ पे देख लेंगे, अगर मिनट में रहेगा, आवर में रहेगा, तो इसको हम सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मिनट दिया गया, ठीक है। तो 5 × 60 आप सबको पता होगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, दैट इज 300 सेकेंड्स होंगे, ठीक है। अब मेरे को नेक्स्ट क्या, अब हमारा ये तो काम था, अभी हमको क्या कर निकालना, चार्ज, ठीक है। तो आप याद कीजिए, आपको फॉर्मूला एक दिया गया होगा, Q इज इक्वस टू, मतलब चार्ज इक्वस टू करेंट इंटू टाइम, I इंटू टी दिया गया था। चलिए यहीं से देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए क्यू का वैल्यू क्या है हमारा, निकालना। आई का वैल्यू दिया गया 3, टाइम का वैल्यू दिया गया है 300 सेकेंड, ठीक है। 300 3 3 जा 900, ये क्या हमारा चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम। इस प्रकार से हम देखें क्या कि जो हमारा टोटल कितना चार्ज है, 900 कूलम चार्ज उससे फ्लो किया होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन बन गया, ठीक है। हम क्वेश्चन लिखते हैं, वीडियो ब्रेक है क्योंकि टाइम ज़्यादा लगे, इसलिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आपको हम क्वेश्चन पहले लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग 5 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। मतलब 5 कूलम ऑफ चार्ज को एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 10 वोल्ट। तो हमको बताइए कितना काम करना पड़ा होगा, मतलब 5 कूलम का चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में, ठीक है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट था, तो मेरे को कितना काम करना पड़ा होगा। चलिए इसके लिए हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन बनाने से पहले सबसे पहले ये देख लीजिएगा दिया क्या गया है, सबसे पहले ये काम हमारा हो, गिवन, ठीक है। गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हमारे पास चार्ज दिया है, इस बार चार्ज दिया गया है, कितना है, 5 कूलम, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये कितना है, 10 वोल्ट। अब माइंड में सोचेंगे क्या कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन और वर्क डन का रिलेशन एक साथ है, ठीक है। अगर ऐसा फॉर्मूला है तो आपको याद आया होगा, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, ठीक है, फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। बिल्कुल ईजी है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमारा 10, कितना है ये, चार्ज 5, ठीक है, दैट इज भी टोटल 50 जूल हो गया, ठीक है। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा कितना काम करना पड़ा होगा, 50 जूल हमको वर्क करना पड़ा होगा फॉर द गेटिंग द चार्ज, कितना, अगर हमको 5 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाना था तो, ठीक है। उसके बाद उसी प्रकार से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये एनसीईआरटी में दिया गया है क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, ठीक है, इनसाइड टेक्स्ट बुक के हैं, ठीक है। उसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आज हमको नेक्स्ट जो थर्ड जो क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी का ऑलरेडी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से ही है, ठीक है, बाहर नहीं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप कहीं पे लगाओ कि इसको एक डाटा दिया गया कैसे करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम ले लिए। बिल्कुल ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमको इस क्वेश्चन को थोड़ा बता दे रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए दिया गया क्या है वो हम देख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, बोला क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। यहाँ पे ईच लिखा है तो आपको माइंड लगा लेना चाहिए, ईच मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम लिखें,
ठीक है, पासिंग टू 6 वोल्ट बैटरी। मतलब कोई अगर 6 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, अगर 6 वोल्ट की बैटरी से अगर 6 कूलम चार्ज को पास करें तो कितना हमको अथी लगेगा, कितना एनर्जी ख़त्म होगा। ठीक है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ गिवन सबसे पहले क्या हमारा दिया गया है, सबसे पहले वैसे ही सेम चीज़ लिख लेंगे। चार्ज हमारा दिया गया है, चार्ज यही चीज़ प्रॉब्लम हो रही होगी। चार्ज क्या है, 1 कूलम है, तो 1 कूलम 1 से लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, हमारा पीडी दिया हुआ है, ठीक है, डेट इज 6 वोल्ट। ठीक है, तो फिर से वही हमारा फॉर्मूला वही निकाला, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी इंटू क्यू। ठीक है, वर्क डन कितना है हमारा, पी डी कितना है 6 है, चार्ज कितना है 1 है, चलिए ये 6, मतलब टोटल कितना हमको लगा। ठीक है, मतलब 1 कूलम 6 जूल्स। ठीक है, इसी प्रकार से 1 कूलम चार्ज ले जाने में, मतलब हमको अगर 6 वोल्ट की बैटरी होगा और 1 कूलम को हर 1 कूलम को चार्ज को ले जाने में हमको टोटल का कितना एनर्जी वेस्ट होगा। ठीक है, 6 जूल ऑफ एनर्जी हमको वेस्ट होगा हर कूलम ऑफ चार्ज जाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम हमारा ख़त्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पढ़ना है दैट इज अबाउट द ओम्स लॉ। ठीक है, वो हमारा ओम्स लॉ। चलिए हम लोग को पढ़ना है क्या, ओम्स लॉ पढ़ना है। ठीक है, ओम्स लॉ सबसे पहले, ओम्स लॉ ये नाम ही दिया गया है, जिसके रिलेशन किसके किसके बीच का है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का जो डायरेक्ट आमने सामने का रिलेशनशिप है। ठीक है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज अवर ओम्स लॉ, ये हमारा ओम्स लॉ है। ठीक है, ओम्स लॉ में जैसे ही पढ़ते सबसे पहले इसको हम बोलेंगे क्या, ये दिया किसके द्वारा गया। ठीक है, तो गिवन बाई, ठीक है, गिवन बाई किसको, ठीक है, एक जर्मन लिखेंगे यहाँ, ये जर्मन फिजिक्स थे, फिजिक्स, जिनका नाम था जॉर्ज सिमोन ओम। ठीक है, ये उन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या है, हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट इसका क्या है, उसके बाद इसका डेरिवेशन भी देख लेंगे हम लोग। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, ये क्या क्या है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर किसी भी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन होता है करंट के साथ, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब एक दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा, करंट बढ़ाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगी, मतलब ये डायरेक्ट का रिलेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहीं पे, ठीक है, तो यह स्टेटमेंट हमारा बता दिए। ठीक है, तो इसमें क्या बताया क्या, कि जो किसी भी फिक्स टेम्परेचर पर क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होगा। इसी स्टेटमेंट को हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका डेरिवेशन, वही डेरिवेशन से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, ओम्स लॉ के लिए, ठीक है, लिखेंगे क्या, ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है टेम्परेचर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of a conductor in an electric circuit is directly proportional to the current flowing in the conductor। ठीक है, क्या होगा कि किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे अगर किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक करंट होगा पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होगा। ठीक है, डेट इज यहीं पे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग भी से रिप्रेजेंट करते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, इसलिए ये भी लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल के बाद एक कांस्टेंट आएगा आर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डेट इज लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर, वेयर आर क्या है, आर इज अ कांस्टेंट। ये क्या है हमारा, कांस्टेंट है फॉर ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के लिए हमारा आर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब अलग अलग कंडक्टर के लिए आर का वैल्यू क्या होगा, वेरी करेगा। और यह आर है क्या, ठीक है, दैट इज आवर रेसिस्टेंस, वही रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं, रेसिस्टेंस है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय रेसिस्टेंस। ठीक है, आर को ही डिफाइन करते हैं रेसिस्टेंस। तो बात होता है ना कि रोक रहा, ठीक है, रोधक, अगर इसका हिंदी अगर हम पढ़ें, ठीक है, तो इसका हिंदी क्या होता है, दैट इज रोधक।
मतलब रोकने वाला। ठीक है, तो रोकने वाला जैसे ही बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो क्या इसका डेफिनेशन क्या लगेंगे, मतलब किसी भी कंडक्टर का ये प्रॉपर्टी जिसके कारण वो करंट का जो फ्लो या इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है उसको रोक रहा है, डेट वुड बी कॉल्ड एज ए, उसी को रेसिस्टेंस कहेंगे। तो लिखेंगे क्या, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज और resist the flow of current in a conductor, in a conductor is known as रेसिस्टेंस। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेसिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसका एस आई यूनिट, इस एस आई यूनिट इज ओम, डिनोटेड बाई ग्रीक लेटर, ये ग्रीक लेटर है, जो सिंबल होगा ये हमारा ओम का सिंबल है। ठीक है, ये हमारा ओम का सिंबल है। ठीक है, चलिए अब यहाँ तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर ओम्स लॉ से देखते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आर इज इक्वल टू वी वाई आई। ठीक है, अब यहाँ से जैसे बात करते हैं, मतलब यहाँ से वन यहाँ पे, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1 ओम के लिए बात करें, ठीक है, तो 1 ओम के लिए बात करें तो मतलब 1 ओम रेसिस्टेंस क्या होगा, व्हाट डू मीन बाय 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, तो 1 ओम का मतलब क्या होगा उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो 1 ओम मतलब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, किसी भी दो वायर के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 वोल्ट, क्या होगा 1 वोल्ट होगा, एंड द करंट पासिंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर, और अगर उससे करंट कितना 1 एम्पियर पास कर रहा होगा। ठीक है, तो देन दैट वुड बी रेसिस्टेंस वुड कॉल बी, वहाँ का जो रेसिस्टेंस होगा कितना ओम रेसिस्टेंस रहा होगा। ठीक है, 1 ओम रेसिस्टेंस रहा होगा। चलिए लिख लेते हैं, इफ़ potential difference between two ends of a conductor is 1 volt and current through it is 1 ampere, then the resistance of the conductor is 1 ओम। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1 ओम बोलेंगे कंडक्टर। ठीक है, इस प्रकार से हम समझ में आ गया कि हमारा वाट मीन बाय 1 ओम का ओम का मतलब क्या होता है। चलिए, ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट एक और चीज़ रिलेशन देख लेंगे, जैसे करंट का तो कुछ रिलेशन देख लेंगे रेसिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो यहीं से अगर हम देख सकते हैं तो करंट का रेसिस्टेंस के साथ जो रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, डैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का हो जाएगा। ठीक है, तो करंट का तो यहाँ से एक लाइन लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, करंट इज इन्वर्सली proportional to the resistance of the conductor ठीक है, डैट इज एक एग्जाम्पल करके लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि इफ़, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, इफ़ रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज doubled, then the current becomes half।
ठीक है। अगर यहाँ पे क्या किया जाएगा, अगर रेसिस्टेंस को हम लोग डबल कर देते हैं, ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर अगर हम रेसिस्टेंस को, अगर करंट को हम लोग आधा कर देते तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशंस था। ठीक है, उसके बाद एक जो टर्म है, जो हमारा ओम्स लॉ को वेरीफाइड करने की एक जो पॉइंट है, ठीक है, नोट में हम लोग करके लिखेंगे। नोट में क्या लिखते हैं, ठीक है, नोट ग्राफ बिटवीन potential difference and current is a straight line if Ohm's law is applied। ठीक है, अगर ओम्स लॉ अप्लाइड होता है तो जो ये स्ट्रेट लाइन का जो ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का जो ग्राफ होगा, ये हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जो एनसीईआरटी के कॉर्नर में दिया गया है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। ठीक है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते चलते हैं। ठीक है, वो हमारा क्या है, वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस, RESISTANCE, रेसिस्टेंस। ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रैकेट में अगर बोले तो ये डिवाइस होता है, रोस्टैट भी बोलते हैं शायद, रोस्टैट डिवाइस को नाम भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, ये वैसा कंडक्टर होता है ना जो रेसिस्टेंस को तो चेंज करता है, ठीक है, विदाउट मतलब बिना उसको कोई भी चीज़ को अथी किए हुए, मतलब रेसिस्टेंस मतलब बिना अथी किए हुए आपको करंट को चेंज किए हुए रेसिस्टेंस को चेंज कर देगा। ठीक है, तो एक हो गया क्या, ठीक है, सिंपली इसको ऑलरेडी शायद पहले लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे यहाँ पे नहीं। ठीक है, वेरिएबल डिस्टेंस बिना बिना करंट को चेंज किए हुए रेसिस्टेंस चेंज कर देगा। ठीक है, उसी को वेरिएबल रेसिस्टेंस कहते हैं। सर लिख लेते हैं। ठीक है, द रेसिस्टेंस which changes, यहाँ रेसिस्टेंस इज अ डिवाइस लिखिएगा, द डिवाइस विच चेंजेस द रेसिस्टेंस RESISTENCE रेसिस्टेंस विदाउट चेंजिंग द करेंट इज नोन एज वेरिएबल रेसिस्टेंस। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक और जो पॉइंट क्या हमारा रेसिस्टर है, क्या है, डेट इज अवर रेसिस्टर, RESISTOR। रेसिस्टर क्या है, ये एक कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर हैविंग सम रेसिस्टेंस, जिसके पास कुछ रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, रेसिस्टेंस RESIS रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टर। ठीक है, जिसके पास कुछ रेसिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टर बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा था कुछ पॉइंट्स वेरिएबल रेसिस्टेंस के बारे में और रेसिस्टर के बारे में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट होगा क्या, कि कौन कौन सा फैक्टर होगा जो रेसिस्टेंस को, जो जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो फैक्टर जिस पर रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा उसी चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से चलिए हम लोग आते हैं फैक्टर जो रेसिस्टेंस जिस पे रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। चलिए यहाँ पे आते हैं, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ठीक है, वो क्या क्या फैक्टर होगा, ठीक है, वही फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर,
लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दूसरा में क्या हो जाएगा, दैट वुड बी नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तीसरा में क्या हो जाएगा हमारा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये तीनों फैक्टर होगा जिस पे हमारा क्या होगा, दैट आवर रेसिस्टेंस विल डिपेंड, इन सब पे हमारा रेसिस्टेंस डिपेंड किया करेगा, ठीक है। अब चलिए रेसिस्टेंस को थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस आखिर एक्चुअल में होता क्या है, तो रेसिस्टेंस के जैसे ही बात करते हैं एक्चुअल में व्हाट डू मीन बाय रेसिस्टेंस, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। हम सब सारा कुछ तो हो गया, लेकिन इसको इस चीज़ को समझाने के लिए थोड़ा सा हमको एग्जाम्पल को देखना। इस एग्जाम्पल में हम तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है, तो रेसिस्टेंस के जैसे अगर बात कीजिए, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आप लोग रेसिस्टेंस प्रतिरोधक हुआ क्या, जैसे आपको दो हम बड़ा वाला जो पुल होता है जिससे नाला पास करता है, बड़ा वाला दो दिए, ठीक है। एक का साइज कुछ छोटा, एक का साइज कुछ बड़ा। अब दोनों से आपको हम क्रॉस होने के आने जाने के लिए बोले, ठीक है। एक में पहला बड़ा वाला में आपको जाने के लिए बोले, उसके बाद छोटा वाला में। आपको किस में ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। तो आप किस में ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कीजिएगा, तो देखिए किस में ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कीजिएगा, जिसमें क्या होगा, जिसका जो रेडियस क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। जिसका मतलब जो छोटा वाला, जिसका मुंह छोटा होगा, उसमें आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगा फील आने जाने में, ठीक है। तो वही हमारा इसका मतलब ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया डिपेंड करेगा उस पर, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, दो हमारा है, ठीक है, एक ये है और एक ये थोड़ा सा छोटा है, इन दोनों से जाने के लिए, ठीक है। तो दोनों से अगर जाने के लिए बोला जा रहा है, तो इसमें होगा क्या कि सब अगर इससे गए, इससे जाएंगे तो कोई भी चीज़ अगर जाएगा तो थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम होगा, लेकिन इससे जाएगा तो बिल्कुल बिना कोई प्रॉब्लम्स के चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या कि अब देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये जितना ज़्यादा बड़ा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, इसका मतलब क्रॉस जितना बड़ा होगा ये हमारा क्या होगा, डैट वुड बी, ठीक है, वो हमारा अफेक्ट करेगा, डैट मस्ट बी अफेक्टेड, वो हमारा अफेक्ट होता रहेगा, ठीक है। उस प्रकार कौन जितना जितना ज़्यादा बड़ा हुआ, पहला चीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा अगर बात करते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर क्या हो, तो वो किसी भी हर मटेरियल का चेंज होता है। अब जितना लंबा रहेगा, ठीक है, जितना लंबा रहेगा ये उतना ही ज़्यादा अफेक्टेड होगा, मतलब कहने का मतलब क्या, जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ज़्यादा देर तक आपको क्या कष्ट होगी, तो ये हमारा ये लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा होगा कि अगर हम लोग इसी के जो जस्ट बाद होता है, जो जिसको अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट, रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी की जब बात करेंगे, ठीक है, तो रेसिस्टिविटी की बात करें तो क्या रेसिस्टिविटी में भी ये काम होगा, ठीक है। तो वहाँ पे बिल्कुल ये काम नहीं होने वाला, क्योंकि रेसिस्टिविटी क्या होगा, क्या कोई भी मटेरियल होगा वो हमेशा किसी भी चीज़ के लिए फिक्स्ड होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नाउ, यहीं से रेसिस्टिविटी के लिए हम लोग टर्म डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या होगा, हमारा लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से रेसिस्टेंस क्या होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये एरिया का क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम बात करें, ठीक है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो एल बाई ए, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ठीक। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहाँ से आता है R इज इक्व टू, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन के बदले एक आया रो एल वाई ए, ठीक है। इसको हम बोले यही हमारा क्या है, रो, ये जो सिंबल है इसको हम क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं, ठीक है। जो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टिविटी, इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, मतलब यहाँ पे जो है, जो रो है कांस्टेंट है, यही हमारा रेसिस्टेंस है, रेसिस्टिविटी है, ठीक है। अब यही रेसिस्टिविटी है, यही जो हमारा, यही जो नेचर ऑफ द मटेरियल है, यही जो फैक्टर है, इसी चीज़ पे हम लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये जो रेसिस्टिविटी है ये हर मटेरियल के लिए, ये दो का क्या है, ठीक है, ये कांस्टेंट है जो हर मटेरियल के लिए फिक्स्ड होगा,
ठीक है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग ये वैल्यू होगा। ठीक है, अब चलिए, अब कोई भी पूछेगा रेसिस्टिविटी होता क्या, तो उसको थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी है क्या? ठीक है, तो सिंपली बोलेंगे ये तो वही प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, सब एक्चुअल लिखते हैं। ठीक है, द मेजर ऑफ द रेसिस्टेंस, किसका, रेसिस्टेंस का ये मेजर है। रेसिस्टिंग मतलब रेसिस्टेंस का मतलब जो रेसिस्टिंग पावर है, कितना रेसिस्टेंस होगा। ठीक है, तो द मेजर ऑफ द रेसिस्टिंग पावर ऑफ ए, अभी क्या बोले थे, किसी भी स्पेशल का, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पेसिफिक, क्या होगा, स्पेसिफिक मटेरियल या कंडक्टर भी लिख सकते हैं। मटेरियल टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is known as रेसिस्टिविटी। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिस्टिविटी हैं। मतलब रेसिस्टिविटी क्या है, मतलब रेसिस्टिंग पावर का मेजरमेंट है। ठीक है, हर स्पेसिफाइड मटेरियल का रेसिस्टिविटी क्या होता है, ठीक है, अलग होता है। ठीक है, अगर इसकी हम बात करते हैं, इट्स एसआई यूनिट इज क्या होगा हमारा, ओम पर मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओम पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, चाहे हम अगर चाहें तो ये भी लिख सकते हैं। अगर कोई पूछे कि रेसिस्टिविटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो रेसिस्टिविटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आर इज इक्वस टू रो एल वाई ए। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर हम करें तो ऐसे हो जाएगा, आर ए इज इक्वस टू रो एल, ठीक है, या रो इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, आर ए वाई एल। ठीक है, ये हमारा फार्मूला किसके लिए हो जाएगा, रेसिस्टिविटी निकालना, मतलब किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, उसका रेसिस्टिविटी, हर सब्सटेंस का रेसिस्टिविटी क्या होता है, अलग अलग होता है। अब चलिए यहाँ पे से फिर से हम एक चीज़, बहुत कर माइंड में ये होगा कि व्हाट रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वो डिफरेंस भी यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं और 1 बाय 1 करके समझ जाएंगे। ठीक है, इधर रेसिस्टेंस, ठीक है, इधर रेसिस्टिविटी, वी आई आर ई, रेसिस्टिविटी का गलत हुआ, आर ई एस आई एस टी ए एन सी ई, रेसिस्टिविटी, आर ई एस आई एस टी आई वी आई टी वाई, रेसिस्टिविटी। ठीक है, इसका हम लोग एक पहले लिख लेते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। सबसे पहले क्या, इसका डेफिनेशन। ठीक है, रेसिस्टेंस का डेफिनेशन। ठीक है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, पहला प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेज फ्लो ऑफ करंट, जिसके कारण क्या होता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। इधर क्या लिखेंगे हम लोग, इधर हम पहले एक से लाइन खींच ले रहे हैं, इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है, इट इज द मेजर, इट इज द मेजर, क्या है, मेजर ऑफ रेसिस्टिंग पावर, रेसिस्टिंग पावर ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, किसी भी मटेरियल का रेसिस्टिंग पावर है। दूसरा में क्या लिखते हैं, इसका ऐसा यूनिट लिख लेते हैं, इट्स ऐसा यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट इज, क्या है ऐसा यूनिट, ओम है, जबकि इसका ऐसा यूनिट क्या है, इट्स एसआई यूनिट इज ओम पर मीटर। ठीक है, तीसरा पॉइंट में क्या है, किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन, क्या क्या चीज़ पे डिपेंड्स करेगा, तो पहला क्या हो जाएगा, टेम्परेचर,
टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। इधर अगर हम बात करेंगे तो क्या है, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल के नेचर पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए इसको हम एक लाइन खींच ले हैं, ठीक है। ये था हमारा रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का बीच का डिफरेंस, समझ में आ गया, ठीक है। मतलब ये क्या है, हमारा ये प्रॉपर्टी है, तो ये मेजर ऑफ रेसिस्टिंग पावर का, किसी मटेरियल का रेसिस्टिंग पावर का मेजर है, ठीक है। इसका ओम है तो इसका ओम पर मीटर है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, ठीक है। ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर, नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। इसके साथ साथ एक यहाँ लेंथ छूटी है, लेंथ भी लिख लीजिए लेंथ पे, ठीक है। ये था दिस इज अबाउट ऑल अबाउट, ये हमारे किसके बीच का था, ठीक है, रेसिस्टेंस का और रेसिस्टिविटी का टोटल था। अब चलिए हमारा रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों खत्म हो गया। अब हमको जो नेक्स्ट पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी अबाउट द, ठीक है, क्या चीज़, कुछ क्वेश्चंस करना, ठीक है। क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज 40 वोल्ट, ठीक है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का दो पॉइंट का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 40 वोल्ट दिया गया, ठीक है। जब ये 5 एम्पियर का करंट, इसको जब बैटरी से इसको कब मिलता है, जब 5 एम्पियर का करंट मिलता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच करंट विल इट एक्वायर्स इफ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 80 वोल्ट। तो बताइए इसके पास कितना करंट होगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस हटा के 80 वोल्ट कर दिया गया तो, ठीक है। इसी चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले गिवन क्या होगा ये हम लोग मेंशन कर लेंगे, उसके बाद कोई भी पॉइंट करेंगे। गिवन लिखते हैं, गिवन क्या है, पीडी हमारा 40 वोल्ट, ठीक है। करेंट हमारा कितना है, करेंट इज इक्वल टू 5 एम्पियर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ से देख सकते हैं, अब देखिए यहाँ से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से देखिए क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना, पहले रेसिस्टेंस कितना होगा, तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आई, ठीक है। V बाई, अब चलिए यहाँ से कितना है 40/5, ये हो गया 8, मतलब कितना ओम रेसिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास, 8 ओम रेसिस्टेंस। मतलब इससे जब पास हो रहा होगा तो इसमें कितना ओम का रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा होगा, 8 ओम का रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा होगा इससे। चलिए आगे फिर बोला है क्या कि अब इसमें जब 8 ओम का रेसिस्टेंस का, आपका पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमको 80 वोल्ट कर दिया गया, मतलब डायरेक्ट दुगना कर दिया गया, तो हमारे पास ये जो करंट है, करंट क्या रहा होगा, ठीक है। नाउ अब क्या है, नाउ पी डी इज इक्वल टू 80 वोल्ट, क्या किया गया, पी डी को इंक्रीज करके 80 वोल्ट कर दिया गया, तो आई करेंट क्या होगा, ठीक है। तो अगेन वाई ओम्स लॉ से फिर से हम आ जाएंगे, वाई ओम्स लॉ, फिर से ओम्स लॉ से देखेंगे क्या लिखेंगे, ठीक है। वी इज इक्वल टू आई है, वी इज इक्वल टू आई है, हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ से अगर करंट हमको निकालना है इस बार, तो करंट हमारे पास क्या है, बैटरी का सोर्स वही है, तो करंट हमारे पास क्या है, करंट दैट इज अब करंट इज इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर, ठीक है। वोल्ट कितना है 80, रेसिस्टेंस कितना हमारे पास आया था, 8 ओम आया था, ठीक है, 8 ओम आया था, कट गया हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 10, मतलब 10 एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया होगा, अगर जब इसको पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का 80 वोल्ट हो गया होगा, तब उसके बीच का जो करंट उससे कितना पास हो रहा होगा, ठीक है, दैट वुड बी 10 एम्पियर का करंट पास कर रहा होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये हमारा पहला क्वेश्चन था, और भी क्वेश्चन बहुत सारा है जो आप डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारा मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी क्वेश्चन को अब लोग हम करने जा रहे हैं। चलिए इसमें हमको नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस क्वेश्चन में क्या है,
ठीक है कि हमारे पास ए वाई ऑफ गिवन मटेरियल जिसका लेंथ हमारे पास एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, जिसके पास 4 ओम का रेजिस्टेंस है। करा कि अगर इसको अगर लेंथ को हम लोग क्या कर दिए, ठीक है, आधा कर दिए और एरिया को दोगुना कर दिए, तो हमारे पास क्या रहेगा, इसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फॉर फर्स्ट केस, इसको 2 केस में हम लोग बनाते हैं। ठीक है, पहला केस में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो एल वाई ए दैट इज अब हमारा दिया गया क्या है 4 ओम है। ठीक है, ये फॉर सेकेंड केस व्हेन इंक्रीज, जब बढ़ाया गया। ठीक है, इस केस की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको हम लोग R2 मान लेते हैं। तो क्या हो, जो हमारे पास जो लेंथ है वो हाफ कर दिया गया है। ठीक है, करंट को दोगुना कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो दैट वुड बी इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4 रो एल वाई ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ से, तो R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ देखिए रो एल वाई ए क्या है, हमारा R1 का वैल्यू है, तो 1/4 R1। ठीक है, तो R2 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू R1 का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 से 4 कट गया। ठीक है, तो R2 इज इक्वल्स टू 1, मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा 1 ओम का रेसिस्टेंस हो जाएगा। हमारे पास वायर के पास रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 1, हमारे लिए क्या हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग देख लिए क्या कि जो हमारा ये जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI में आप लोग इसको लगा दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर ये ख़त्म हुआ। अब रेसिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इन सारे चीज़ के बारे में हम लोग इस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर नंबर जो 4 आएगा उसमें हम लोग फर्दर पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप लोग देखते रहिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।